64 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। इससे पहले का प्रश्न हम लोग एपिसोड नंबर 2 में कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग 64 से स्टार्ट करते हैं और ये यूथ पब्लिकेशन का क्या है, आपका बुक है बीपीएससी टीआरई के लिए या फिर अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है ना। पीवाई की सीरीज चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। तो वैशेषिक ने किया था। किसने किया था, वैशेषिक ने किया था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वैशेषिक हो जाएगा। क्या जाएगा, वैशेषिक हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत महर्षि कणाद द्वारा किया गया था। वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत महर्षि कणाद के द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत जगत की संरचना में जुड़ा। यह सिद्धांत जगत की संरचना से क्या जुड़ा। यह सिद्धांत किससे जुड़ा, यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा। यह सिद्धांत किससे जुड़ा, यह सिद्धांत जगत की संरचना से क्या जुड़ा हुआ। अगला है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो त्रिरत्न संबंधित है आपका जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न की बात करते हैं, जैसे सटीक ज्ञान हो गया, सच्ची आस्था हो गया, सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया था। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया था। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया था। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया था। तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया। इन तीनों को क्या बताया गया, मोक्ष का मार्ग बताया गया। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सच्ची आस्था। सम्यक दर्शन का क्या मतलब होता है, सच्ची आस्था होता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सटीक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सटीक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का अर्थ होता है सटीक क्रिया। सम्यक 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 चरित्र का अर्थ होता है सटीक क्रिया। सम्यक चरित्र का अर्थ होता है सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न बुद्धम तथा संघ का धारणा बौद्ध धर्म में भी आपका प्राप्त है, ठीक है। त्रिरत्न की बात करें तो बुद्धम तथा संघ का धारणा क्या, बौद्ध धर्म से आपका प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पर 66 नंबर। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे और स्थूलभद्र, है ना। पाटलिपुत्र में अच्छा पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन, अच्छा ये तो जैन संगति है यार, बौद्ध वाला हम बोल दिए, है ना। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के जो अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। किन, ठीक है ना। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, आपका स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किया था। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की क्या किया था, अध्यक्षता किया था, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपका स्थूलभद्र। क्या थे अध्यक्ष थे इसके, स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। स्थूलभद्र ने आपका प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। अगला 67 नंबर पर, महात्मा बुद्ध की माता का नाम बताइए। महात्मा बुद्ध की माता का नाम है महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या है, महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या है, महामाया। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर आपका आधुनिक रूमिनदेही अथवा रूमिनदेह नामक स्थान पर हुआ था। आधुनिक रूमिनदेही अथवा रूमिनदेह नामक स्थान पर हुआ था। और उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय गणराज की कन्या थी। और जो कोलिय गणराज की क्या थी,
कन्या थी और उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। कपिल वस्तु के शाक्यगण के क्या थे, प्रधान थे। और उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। कपिल वस्तु के शाक्यगण के क्या थे, प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बताइए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के प्रथम महिला जो बौद्ध धर्म के आपका बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म का प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी और दूसरी अमरपाली नामक गणिका थे। अमरपाली नामक क्या थी, गणिका थी। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। बुद्ध गृह त्याग के बाद अलार कलाम आश्रम चले गए थे। ये अलार कलाम आश्रम है आपका वैशाली में। अलार कलाम और रुद्र 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 करामपुद्र रुद्र करामपुद्र के आश्रम में अलार कलाम और रुद्र करामपुद्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। और भरूच और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र हैं। भरूच और अमरावती क्या है, भरूच और अमरावती बौद्ध धर्म के भरूच और अमरावती क्या है, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र है। भरूच और अमरावती क्या है, भरूच और अमरावती बौद्ध धर्म के क्या है, प्रसिद्ध केंद्र है। भरूच और अमरावती क्या है, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र। भरूच और अमरावती क्या है, बौद्ध धर्म के भरूच और अमरावती क्या है, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र। भरूच और अमरावती बौद्ध धर्म के क्या है, आपका प्रसिद्ध केंद्र। अगला प्रश्न पर आइए, आज 100 तक करेंगे। बौद्ध धर्म का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र है आपका किसके लिए, बौद्ध धर्म के। भरूच और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र था आपका बौद्ध धर्म के लिए, है ना। भरूच और अमरावती पर सुप्रसिद्ध केंद्र था आपका किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए था, है ना। किसके लिए था, आपका बौद्ध धर्म के लिए था। अगला, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद अपने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। अपने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया तो आपका हो जाएगा आनंद अलार कलाम के आश्रम में गए थे। अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में गए थे, है ना। रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में गए थे ये। तो बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी का नाम क्या है, आपका गौतमी। क्या है, बौद्ध संघ का प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी, गौतमी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में आपका सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में आपका सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में क्या आपका सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ईश्वर का अस्तित्व नहीं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है। तो महात्मा बुद्ध ने यह कहा था कि ईश्वर की अस्तित्व नहीं है ना, ऐसा कहा। अगला है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका पावापुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आपका पावापुरी में स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में होता है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में अथवा 540 ईसा पूर्व के निकट 599 ईस्वी में होता है। महावीर स्वामी का जन्म कब होता है, 599 ईस्वी में तथा अथवा 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। देखिए कहीं कहीं आपका 599 रहता है ना, कहीं कहीं आपका 540 दिखेगा। तो आपको किसको मानोगे बताओ, है ना। तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और उसके पिता का नाम, जो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। और 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया था। अब बताओ, अगर 599 अगर मानेंगे ना, 599 तो क्या हो जाएगा आपका, 599 मानेंगे तो उनका मृत्यु हुआ था 527 में, ठीक है ना।
अगर 540 मानोगे तो उनका मृत्यु हुआ था 468 में, ठीक है ना, 468 में। तो आपको जो मानना है मान लो। ज़्यादातर जो किताब में आपको 599 दिया गया, ठीक है ना, है कि नहीं? तो 72 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, उनकी राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर क्या हुआ, शरीर त्याग दिया था। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति आपका जिरिम्बी ग्राम में हुआ था। क्या हुआ था, जिरिम्बी ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या है, 74। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था, बताइए कहाँ पर प्राप्त किया था, जिरिम्बिक ग्राम में किया। कहाँ पर किया था, जिरिम्बिक ग्राम में आपका कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, जिरिम्बिक ग्राम। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान का है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर है आपका, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर है आपका, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म का स्थान कहाँ है, कुंडग्राम में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, बताइए। ये आपका पचमा पीढ़ी का है, ठीक है ना। देख लेते हैं, इसका डाउट है। देखिए, बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिला में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 531 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया है, ठीक है ना। इसका पता ही नहीं, विवाद हटा दिया इसको, ठीक है ना। अगला है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है ना। देखो, ये किसके बारे में दिया है, बुद्ध के बारे में। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन दिए थे आपका सारनाथ में, और निधन हुआ था इनका कुशीनगर में, है ना। 4 का डी कहाँ पर है, सब में है। 1 का 3 आपका 20 सी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में आपका शाक्य क्षत्रिय कुल में आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की सांसारिक जो समस्या से व्यथित हो गए थे, ठीक है ना। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथ में आपका महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम हुए वैशाली के नजदीक अलार कराम के आश्रम में गए थे। वैशाली के नजदीक किन का आश्रम था उस समय, अलार कराम का आश्रम था। वे आए और यहाँ से उड़ुवेला बोध गया के लिए आपका प्रस्थान किए। और बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रमशः है। जन्म है लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, मृग दाव या ऋषि पतन, है ना। अब मृत्यु हुआ था इनका कुशीनगर में। अगला प्रश्न पढ़ा जी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो गुप्त का योगदान क्या था, अधिक था। भारत में, है ना, भारत में भागवत धर्म बोले तो वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासन काल में हुआ था, ठीक है ना। भारत में भागवत धर्म वैष्णव धर्म के चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासन काल में हुआ था। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया। और देवगढ़ ललितपुर विदर्भा कानपुर एवं तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। देवगढ़ ललितपुर, विदर्भा बोले तो कानपुर, है ना, तिगवा जबलपुर
मध्य प्रदेश, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया और गुरु गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ के आकृति खुदवाई। गुप्त युग में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर चीन हो गया, पूर्वी एशिया, हिंद चीन, कंबोडिया, मलाया, इंडोनेशिया तक हुआ और गुप्त के पूर्व हिंद यवन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज का स्थापना की और स्वयं को परम भागवत घोषित किया। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। प्रश्न क्या था? प्रश्न था भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? आंसर जाएगा आपका गुप्त का योगदान क्या था आपका? अत्यधिक। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपका मखली घोषाल थे और इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। इनके अनुयायी किसके नाम से जाने जाते हैं? आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव पर्यटन में विश्वास नहीं करते थे। मखली घोषाल महावीर के साथी थे। मखली घोषाल किसके साथी थे? महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। नियतिवाद और जैन धर्म में क्या थे? उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ। आजीवकों का उल्लेख पतंजलि में भी आपका किया। पतंजलि ने भी किया। आजीवकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया। मौर्य शासक अशोक व दशरथ के बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं के निर्माण आजीवकों के लिए किया गया। ठीक है ना। अगला 80 नंबर प्रश्न पर आइए। 80 नंबर, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम के रूप में किया? बताइए। आजीवकों ने किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम के रूप में किया था? आजीवकों ने किया था। किसने किया था? आजीवकों ने किया। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो आपका जैन ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक है आपका 14 पूर्व। ठीक है ना। कौन है आपका? 14 पूर्व। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को महावीर के शिष्यों ने 14 पूर्व में संकलित किया। यह 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। 14 पूर्व की बात करते हैं। जैन धर्म का क्या है? आपका प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है और 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित है। 12 अंग तथा उपांग भी आपका जैन धर्म से आपका संबंध। 12 अंग तथा उपांग भी आपका जैन धर्म से आपका संबंध। 12 अंग तथा उपांग भी किससे संबंधित? 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से आपका संबंधित है। जैन ग्रंथ आपका कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र को किसने? भद्रबाहु ने लिखा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र ने भद्रबाहु ने लिखा। ध्यातव्य है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म में 5 अनुव्रत। जैन धर्म में क्या है आपका? 5 अनुव्रत है, जिनमें आजीवानुव्रत को अनुव्रत नहीं माना। आजीवानुव्रत को अनुव्रत क्या किया गया? नहीं माना। ठीक है। अगला है 82 नंबर प्रश्न पर आइए। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? जैन कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। महावीर समाज 24वें नंबर के थे। 23वें नंबर के थे आपका पार्श्वनाथ थे। ठीक है ना। अगला जैन धर्म के अनुव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आजीवानुव्रत ये। अगला 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा, तो ये आपका समान है। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी समान है। आत्मदमन ये समान नहीं है।
रीति व रिवाजों का अस्वीकृति, आत्मदमन आपका सामान्य है। ठीक है ना। तो जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है। जैन धर्म क्या करता है? आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता है। ठीक है ना। जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म आत्मदमन में क्या करता है? विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मदमन में क्या करता है? विश्वास करता है। जैन धर्म क्या आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता है। बौद्ध धर्म आपका आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी, जैसे दोनों धर्मों में यज्ञ दोनों धर्मों में यज्ञ कर्म कांडों दोनों धर्मों में यज्ञ कर्म कांडों, जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया। ठीक है ना। दोनों धर्मों ने यज्ञ कर्म कांडों, जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। दोनों ही धर्म थे ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है ना, दोनों ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी थी। जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे। अहिंसा में दोनों धर्म क्या करते थे? विश्वास करते थे। जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था, और जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था। जैन धर्म में अगर किसी को मोक्ष मिलेगा तो शरीर त्यागने के बाद ही क्या है? संभव था। और बौद्ध धर्म में निर्माण के लिए आपका शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर। बौद्ध धर्म आपका अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म क्या? अनात्मवादी है और पूर्वजन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म क्या? अनात्मवादी। बौद्ध धर्म क्या था आपका? अनात्मवादी था और पूर्व जन्म में क्या करता था? विश्वास करता था। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता। जैन धर्म क्या करता था? आत्मा में विश्वास करता था और मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था। जैन धर्म महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। जैन धर्म वाला जो महावीर स्वामी की नग्न मूर्ति क्या करता था? पूजा करता। अगला है जी 16 महाजनपद के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। 16 महाजनपद के बारे में। तो महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैठा था 15 वर्ष की उम्र में आपका सिंहासन पर बैठा था। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की उम्र में बैठा। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में आपका 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर क्या किया था? बैठा था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अवस्था में 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर क्या किया था? बैठा था। और इसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया तथा अवंती से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था, है ना। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अवस्था में 544 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा था और इसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया तथा अवंती से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। अगला प्रश्न पर आ जाइए। 87 नंबर प्रश्न क्या है? कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रयास किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में हुआ था। कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के समय हुआ था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व मगध का राजा था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व क्या था? अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व मगध का क्या था? मगध का राजा था। उसने अंग हो गया, लिच्छवी हो गया, वज्जी हो गया, कौशल तथा काशी जनपद को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु ने विजय और विस्तार की नीति को पालन किया। 88 नंबर, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था?
बिंबिसार का चिकित्सक आपका जीवक था। कौन था? जीवक था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? आपका जीवक था। जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता। जीवक नामक था ना, जीवक नामक आपका चिकित्सक, जीवक नामक चिकित्सक का बिंबिसार के दरबार में रहता था। जीवक नामक चिकित्सक कहाँ रहता था? बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगिरी को अपना राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता। जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगिरी को अपना राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। मगध साम्राज्य की क्या क्या था? स्थापना की। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार की बात करते थे, बिंबिसार हर्यक वंश का क्या था? प्रथम शक्तिशाली शासक। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। आगे चलकर इस वंश का शासक उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो आपका मगध है। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो आपका मगध की राजधानी है ना, मगध। अगला है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज्य करता था, है ना, किस पर राज्य करता था? मगध पर राज्य करता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज्य करता था, मगध पर क्या करता था? राज्य करता था। अगला प्रश्न पर आज, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? तो आनंद अशोक। आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में होना चाहिए? अजातशत्रु ने सोचा। ठीक है, किसने सोचा था? अजातशत्रु ने सोचा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। अगला है 92 नंबर प्रश्न में, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र का स्थापना किया? किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा आपका उदयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका उदयन हो जाएगा। हर्यक वंश के महान शासक उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व में गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्यक वंश के महान शासक उदयन 560 से 444 ईसा पूर्व में गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर का स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न पर आज 93 नंबर, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो आपका उदयन हो जाए। क्या जाएगा आपका आंसर? उदयन हो जाएगा। अगला 94 नंबर प्रश्न, अवंती राज्य की राजधानी थी आपका उज्जैन। अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपका उज्जैन। अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में आपका अवंती महाजनपद बसा हुआ था। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था और इसके दो भाग थे। प्रथम उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, क्या थी? उज्जैनी थी, तथा द्वितीय दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी आपका महिष्मती थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है और जहाँ से प्रमुख शासक चंड प्रबोध थे। ठीक है, चंड प्रबोध।
अगला 95, चंड प्रगोत कहाँ का शासक था? तो उज्जैन। कहाँ का था? अवंती का शासक। कहाँ का था ये? अवंती का शासक, अवंती। चंड प्रगोत कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। अगला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? कौन सा एक गणतंत्र था? आपका मल्ल। मन क्या था? आपका गणतंत्र था, मल्ल गणतंत्र था, है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? आपका मल्ल क्या था? आपका गणतंत्र था, ठीक है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था। मल्ल एक महाजनपद था, है ना। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था और इसके दो भाग थे। एक की राजधानी आपका गंडक नदी के किनारे स्थित कुशीनगर में, और दूसरे की था पावा थी। दूसरे क्या थी? पावा थी। 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपद का जो उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आपका 16 महाजनपद का उल्लेख आपका अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। और 16 महाजनपद इस प्रकार है। काशी हो गया, कौशल, अंग, चेदी। काशी, कौशल, अंग, चेदी, चार चार करके याद करें। काशी, कौशल, अंग, चेदी, काशी, कौशल, अंग, चेदी, काशी, कौशल, अंग, चेदी। वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य। वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य। वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य। वत्स, कुरु, पंचाल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, है ना। सूरसेन, अश्वत्थ, वीरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार। सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार। सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार। सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार। सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, है ना। कंबोज, वज्जी, मल, मगध। कंबोज, वज्जी, मल, मगध। कंबोज, वज्जी, मल, मगध। कंबोज, वज्जी, मल, मगध। कंबोज, मज्जी, कंबोज हो गया, वज्जी, मल, मगध। कंबोज, वज्जी, मल, मगध था। मल राज्य एक गणतंत्र राज्य था और इसके अंतर्गत कुशीनारा व पावा के मल आते थे, ठीक है ना। तो मल राज्य एक गणतंत्र राज्य था और इसके अंतर्गत कुशीनारा व पावा के मल आते थे, ठीक है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजगिरी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजगिरी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजगिरी, ग्रीवस, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए। 16 महाजनपद में, ठीक है ना, 16 महाजनपद में मगध सबसे आपका शक्तिशाली था। 16 महाजनपद में मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहा था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था और राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था, है ना। मगध की स्थापना हर्यक वंश के आपका बिंबिसार ने किया था और राजगिरी अपनी राजधानी में। अगला प्रश्न, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा आपका मगध की राजधानी आपका राजगिरी था ना, है ना, राजगिरी था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक नाम, ठीक है ना। अजातशत्रु हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश के संस्थापक। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का क्या था? अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध का सत्ता हस्तगत किया था, ठीक है ना। अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिया था। कौन? अजातशत्रु। उसका पिता की हत्या करने के कारण उसे पृतहंता भी कहा जाता, ठीक है। अगला 100 नंबर प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र आपका वैशाली में लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रथम था।
भिक्षुक संघ में क्या था आपका सर्वप्रथम। 101 नंबर प्रश्न पर है ईसापुर। ईसापुर 101 नंबर प्रश्न ईसापुर। ईसापुर 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो आपका कहाँ थी, वैशाली में। ठीक है ना। अगला 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, बताइए किस में उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध। किसमें, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध। अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बुद्धकालीन 16 महाजनपद का उल्लेख प्राप्त होता है और 16 महाजनपदों में अस्मक तथा अस्मक और असक महाजन, अस्मक और असक महाजनपद जिनकी राजधानी पोतन, पोटली थी और दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इस महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद। ठीक है। अगला 103 नंबर प्रश्न पर आगे। प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो आपका ईसापुर 6ठी शताब्दी में हुआ था, 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न पर, अगला क्या है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसापुर 6ठी शताब्दी, ईसापुर 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य का सत्ता वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पर, 544-492 ईसा पूर्व तक राज किया था और यह हर्यक वंश के संबंध था, यह हर्यक वंश संबंध। अगला 104 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है, तो प्राचीनतम राजवंश आपका नंद वंश। क्या है प्राचीनतम राजवंश, क्या नंद वंश, नंद वंश। ठीक है ना। प्रश्नगंध नंद वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है। नंद वंश मगध है। नंद वंश मगध बिहार का लगभग 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व के बीच का शासक वंश था। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया। 344 ईस्वी में आपका नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था और पुराणों में महापद्म नंद की शुद्राग भव कहा गया और पाली ग्रंथ महाबोधिवंश में उसे उग्रसेन कहा गया। 105 नंबर, अंग जनपद की राजधानी थी। अंग की राजधानी कहाँ थी, आपका चंपा। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपा। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, आपका चंपा। 16 महाजनपद में अंग महाजनपद का महत्वपूर्ण स्थान है जिसकी राजधानी चंपा थी और बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया था। वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर जिले बिहार के आपका अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है। भागलपुर और मुंगेर वाला जो है ना, भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है किसमें आता था, आपका अंग वाला क्षेत्र में आता था, भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र। अगला है वत्स का राज्य स्थित था। वत्स का राज्य स्थित था कहाँ पे, तो इलाहाबाद के आसपास। वत्स का राज्य स्थित था आपका इलाहाबाद के पास। वत्स का राज्य कहाँ पर था, वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। वत्स का राज्य स्थित था आपका इलाहाबाद। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के पास। ठीक है ना। वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था। वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित। वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। बुद्ध काल में यह किसका, पौरव वंश का शासक था जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन का प्रेम संबंध अवंती की राजकुमारी वासव दत्ता से था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था और कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी क्या था, प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी से उदयन का विशाल राजप्रसाद प्राप्त होता। कौशाम्बी से आपका क्या होता है, उदयन का विशाल राजप्रसाद क्या होता है, आपका प्राप्त होता। अगला 107 नंबर प्रश्न पर आइए। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था आपका कौन था,
गंगे मैदान, क्या हो जाएगा, गंगा मैदान है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गंगा मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र आपका गंगा मैदान। उत्तरी काली पॉलिस के मृद्रभांड वाला क्षेत्र, उत्तरी काली पॉलिस के मृद्रभांड वाला क्षेत्र था। द्वितीय नगरीकरण का उद्भव महाजनपदों के आविर्भाव के साथ प्रारंभ हुआ था तथा मगध साम्राज्य की स्थापना में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और समुन्नत खाद्य उत्पादन, अर्थव्यवस्था, मध्य गंगा की जलोढ़ मिट्टी का सबसे आपका क्या था आपका सबसे पहले फैलती हुई दिखाई देती है, जिससे न केवल उत्पादों बल्कि शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के भरण पोषण भी यहाँ से क्या होता था आपका संभव होता। ठीक है, अब अगला एपिसोड में हम लोग करेंगे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के बारे में। ठीक है, आज का एपिसोड यहीं